भारत संभावनाओं का देश है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और बीते 6 महीने में यूँ हुआ कि एक पार्टी का जन्म हुआ और उस पार्टी ने 6 महीने के भीतर एक सांसद और 4 विधायक जीत लिए। आज उस पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है इस साक्षात्कार के लिए। कैसा चल रहा है काम और आप कैसे हैं, पहले ये बताइए। मैं ठीक हूँ और बहुत हर्ष महसूस हो रहा है जो केंद्रीय कमेटी ने हमें झारखंड का एक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है। और हमें लगता है कि झारखंड की राजनीति में एक नया विकल्प के तौर पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक तो हमको ये समझाइए कि भारत आदिवासी पार्टी क्या विचारधारा है आपकी, क्या सोच करके इस पार्टी का जन्म हुआ, क्यों इस पार्टी का जन्म हुआ, ऐसे क्या चीज़ें थीं जिनको लेकर के कि आप लोगों को लगा कि एक भारत आदिवासी पार्टी भी होनी चाहिए। देखिए, जो भारत आदिवासी का जो उद्देश्य और लक्ष्य है कि आज़ाद भारत के बाद आदिवासियों की जो समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। और झारखंड में संदर्भ में भी हम कहना चाहेंगे कि 23 वर्ष में जो हमारे जनमुद्दे थे यहाँ पर आदिवासियों के, मूलवासियों के, झारखंड वासियों के, स्थानीय नियोजन नीति, पेशा कानून, समता जजमेंट, यहाँ के झारखंडियों के कारोबार का सवाल, ट्राइबल सब प्लान, धर्म कोड, ये अनेक जो ज्वलंत मुद्दा था वो समाधान नहीं हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि एक राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ है 6 महीना पहले और वहाँ के लोगों, वहाँ के आदिवासी समाज के लोग बनाया है इसको। और 6 महीना के अंदर में हमें लगता है कि 4 एमएलए हुए और अभी का जो चुनाव था उसमें वासवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा से एक राजकुमार रोत नामक एक सांसद हुए। मतलब हमने जब भारत हुआ, आज़ाद भारत हुआ 1947 में, हमने नहीं देखा है कि कोई पार्टी आए 6 महीने में एक सांसद और 4 विधायक बने। किया कैसे? देखिए, देश का लोकतंत्र, आदिवासी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आदिवासी से लेकर के सभी जमात के लोग रहते हैं, लेकिन राजनीति का जो तरस था आदिवासियों के बीच, क्योंकि इतने वर्षों में आदिवासियों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर भी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, तो कभी कोई और आदिवासियों का इस्तेमाल करता रहा। तो वहाँ का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि में वहाँ के लोगों ने राजस्थान से एक एमपी हैं आपके और 3 विधायक भी हैं, एक मध्य प्रदेश से एक विधायक कमलेश डोडियार हैं। ठीक है। तो वहाँ पे समाज के लोग तय किया कि क्यों ना मैं एक पार्टी बनाऊं और पार्टी बनाया भारत आदिवासी पार्टी। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, अनुसंधान के तौर पर उसको लॉन्च किया तो सभी जीत गए। अभी कितने जगह पे सक्रिय हैं आप? भारत में किन राज्यों में सक्रिय हैं? अभी पूरे भारतवर्ष में हमें लगता है कि सभी, अभी हाल में ही हम समझते 26, 27, 28 वहाँ अधिवेशन हुआ और हर स्टेट में बनाया गया। झारखंड का भी अभी यूनिट झारखंड से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रेम शाही मुंडा है। हाँ। प्रेम जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। अपने आप को आप किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव में? कितनी सीटों के लिए देखते हैं? कितने अपने आप को आप लोग देखते हैं कि सीटें आप लोग जीत पाएंगे, या अगर कोई परेशानी है तो क्या है जो आ सकती है आपको? देखिए, हम लोग का अभी नई पार्टी हुई, अभी कार्य समिति का गठन अभी तुरंत करना है। उससे पहले जो हम लोग जन संगठन चलाते थे आदिवासियों का, आदिवासी जन परिषद और जितने भी आदिवासी सेना, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, तो विभिन्न के लोग जन संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उसी कड़ी में हम लोग का संगठन पहले से चला आ रहा है। और हम लोग कितने सीट लड़ेंगे, तो हम लोगों ने अभी 81 पर लड़ाई कर रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जितने आदिवासी सीट है, जितने एसटी रिजर्व सीट है, उस पर आप आदिवासी पार्टी लड़े। आदिवासी पार्टी को दमखम के साथ हम लोग लड़ेंगे। आपके जो एक एमपी हैं जो राजस्थान बांसवाड़ा से जीते हुए हैं, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी कि ये तो सीधा सीधा हो चुका है कि बीजेपी की विचारधारा से आपका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन चल रहा है, ऐसी बात, मतलब मेरे होमवर्क में चीज़ पता चली। दोनों में से कांग्रेस की तरफ झुकाव क्यों? देखिए, कांग्रेस पर झुकाव नहीं हुआ है, मतलब ये हम क्लियर करना चाहते हैं। मैं क्लियर कह देता हूँ कि ताकत देखा तो कांग्रेस वाले बैठ गए
कि भाजपा को हराने के लिए मदद के कुछ वोट होगा उनका, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो हम लोगों ने ये बाध्य किया लोगों को कि आप हमें मदद करो। हो सकता है कल बीजेपी मदद कर सकता हो, संभावनाओं का ही राजनीति है। कांग्रेस ने किया, तो हम लोगों ने देखा कि सॉवरेनिटी जनता में बसता है, हम जनता के बीच जाएंगे, संप्रभुता पर हाँ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनता के बीच बसता है। कौन पार्टी क्या यार, तो हम लोगों ने पार्टी बनाया और जनता के बीच गया और जनता से सब विकल्प दिया कि कांग्रेस बैठ गया। ओके, मदद किया, बैठना अपना मदद किया, तो उसको हम लोग बाध्य किए कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ, आप मेरे पीछे, आप मेरे पीछे हो। आप मेरे पीछे। झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से एक पार्टी का जन्म हुआ, झारखंड आंदोलन हुआ, झारखंड अलग हुआ, जेएमएम, आप आज भारत आदिवासी पार्टी आपने बनाई है, आप लड़ रहे हैं, आप सीटें भी जीत रहे हैं। जेएमएम जब से झारखंड बना, हम तब से बात करेंगे क्योंकि बात झारखंड की हो रही है। 2000 से 2024 तक झारखंड में जेएमएम का राज रहा है, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, राज रहा है। जेएमएम को अपने किस तरीके के तौर पर आप देखते हैं? दोस्त के तौर पे, दुश्मन के तौर पे, या फिर मिलीजुली भगत वाली सरकार, किस तौर पे देखते हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम समझते हैं कि आदिवासी विरोधी पार्टी है आज के संदर्भ में। गुरुजी थे, वो समय ठीक था। जब 2000 में हमारा अलग राज हुआ, कमोवेश सभी पार्टियां यहाँ पर राजनीति के तौर पर सत्ता पर स्थापित हुआ। बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, आजसू भी थी, सब थे। लेकिन ये माले वगैरह लोग सब समर्थन में थे। और फुल फ्लेज झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 की सीट में आए हो। हम लोगों ने CNT एक्ट आंदोलन किया, रघुवर दास के खिलाफ झारखंड बंदी किया, उसी का हवा लेकर के जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा बना। उसकी कोई ये नहीं था, मेरी हवा लेकर के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सत्ता पर स्थापित हुआ। कब से हैं आप सक्रिय राजनीति में? मैं हूँ, जनसंगठन चलाता था मैं 2005 से। 2005 से आप सक्रिय राजनीति? 2019 से आए। 19 से कि JBM से मैंने लड़ा था। संघर्ष का दौर 2005 से था। सक्रिय पॉलिटिकल ऐसे तो मैं आंदोलन करता था, लेकिन सोचा कि भाई जब तक पॉलिटिक्स के रास्ते में नहीं जाएंगे तब तक जो जनमुद्दे हैं, समस्याओं समाधान नहीं हुआ। तो बाबूलाल जी की पार्टी JBM था उसमें, उनकी पार्टी से मैं तमाड़ विधानसभा से लड़ा था 2019 में। अब देखिए कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो मैं अकेला हो गया। उसका लड़ाई करते करते फिर मैंने भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन किया। मैं कहना चाहता हूँ, पुनः पीछे आता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी मुद्दे थे 23 वर्षों में, आप देखिए स्थानीय नियोजन नीति को लेकर देखिए, पेशा कानून को लेकर देखिए, हमारा ज़मीन लूट बढ़ी है, और समता जजमेंट देखिए, ट्राइबल सप्लान की पैसा खर्च नहीं कर पा रहा है। और हाल में देखते हैं कि पाकुड़ में आदिवासियों पर हमला कर दिया है पुलिस ने, आप चुपचाप बैठे हैं, डेमोग्राफी खत्म हो जा रहा है वहाँ पर। तो ये सभी मुद्दे को लेकर इसको कोई चिंतन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नाम का आदिवासी पार्टी रह गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमें लगता है कि वो दिकुओं की पार्टी है। बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया है, दिकुओं की पार्टी है। क्या भारत आदिवासी पार्टी दिकुओं की पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं। दिकू हितों की पार्टी नहीं है। क्या आपके पास कोई दिकू अगर आएगा कि हमें प्रेमशाही मुंजा जी, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, क्या आप नहीं करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे, क्योंकि भारत आदिवासी का जो एजेंडा है, जो उसके मैनिफेस्टो, विचारधारा जो है आपकी, प्रायोरिटी ट्राइबल्स पहले है। ट्राइबल है, लेकिन जो हमारे विचारों से लेस हो सकते हैं, वो कोई भी जाति के लोग हमारा शामिल हो सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन हमारे विचारधारा से आप लेस नहीं है तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको छला गया है, शुरू से छला गया है। तो इसलिए जो हेमंत बाबू जो सरकार बने, हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़मीन लूट रांची में बढ़ी है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि विशेष टास्क फोर्स बनाइए और ज़मीन को बचाइए। बालू की लूट हो रही है। आप पेशा कानून का भी आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने उनका आदेश, जल जंगल जमीन की बात पेशा कानून से ही आई थी, लेकिन लागू नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अभी दिया निर्णय कि तुम लागू करो 2 महीने में। यदि ये लागू नहीं करता है तो हम लोग राजनीतिक तौर पर जन आंदोलन तेज करेंगे, और खासकर जो छूटे हुए मुद्दे थे। अब देखिए, हम लोग उन्होंने कहा था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का 25 करोड़ का लोन देंगे ठेका पट्टा करने के लिए, कारोबार का अधिकार के लिए। उन्होंने नहीं किया।
ज़मीन के लूट के बारे में हम लोगों ने बार बार कहा था, कई बार उन्होंने इस मार्ग पर सौंपा, उस पर भी फिसडी रहे। धर्म कोड का मसले सबसे महत्वपूर्ण, जो आदिवासियों की अलग, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा जो अलग कोड होता है, हमारा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया का धर्म कोड, हाँ सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड बोल सकते हैं, देश के स्तर पर होता है। तो ये कोड पर कभी भी इन्होंने निर्णय लिया ना, बहस इस पर पैदा किया। कभी आज तक सदन में बहस नहीं हुई इस पर। सदन में बहस हुई, राजकीय संकल्प पारित किए और केंद्र को फॉरवर्ड कर दिया गया। केंद्र भूल गया। हाँ, केंद्र सरकार ने भी इस पर बहस नहीं किया। केंद्र और राज्य सरकार धर्म कोड के मसले पर दोनों दोषी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ के हेमंत बाबू, स्थानीय सरकार जो है वो ज़्यादा दोषी है, बिल्कुल, क्योंकि मामला इस जगह से निकल करके गया था। हमको एक चीज़ समझाइए, अभी ज़मीन की जैसे बात हो रही थी कि ज़मीन लूटा जा रहा है, हम इस वक्त राज्य की राजधानी में बैठे हुए, एक चीज़ यहाँ पर बहुत कॉमन है कि आदिवासियों की ज़मीन जो है वो बहला फुसला के या फिर खिला पिला के, शराब वराब के नशे में, या फिर अच्छा बोल के उनसे लूट लिया जाता है या ले लिया जाता है, या बताया जाता है कि आपको भाड़ा देंगे, और धीरे धीरे उस ज़मीन को कब्जा कर लिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूँ सरकार से कि इस पर पूरा सर्वे हो, तो हम समझते हैं कि ज़्यादातर लोग इसी रूट में जाइएगा, चाहे ये सामने आ जाइएगा। कौन सा रूट है? ये बरियातू रोड। हाँ, बरियातू रोड जाइए। मुख्यमंत्री का भी इसी रोड में किसी जमीन, हाँ, इसी का, वो अपने स्वयं जेल गए हैं इस पर। भूमिहरी जमीन में जो हाल में वही मौजा में अब बैठे हुए हैं। आगे वाला मौजा जो है, ये मोराबादी मौजा है, वो आगे वाला मौजा है, उसमें वो गए थे, है ना। तो ज़मीन के मसले पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री की भी ज़मीन है। और जो आपने कहा कि यहाँ के लोगों को, आदिवासियों की ज़मीन को गैरकानूनी ढंग से लूटा जा रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, फर्जी हुक्मनामा, फर्जी इस्तीफानामा। कौन बना रहा है ये सब? ये बहुत लोग बना रहे हैं, गैर आदिवासी लोग बना रहे हैं, माफिया लोग बना रहे हैं। हेमंत सोरेन को पैसा पहुँचता है, वो चुपचाप रहते हैं, क्योंकि इसी मामले पर कोर्ट का फीस बढ़ा दिए कि आदिवासी जो है केस नहीं दे पाए। नहीं, कोर्ट का फीस को बढ़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाए। नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाए, केस लड़ेगा ही नहीं। हम लोगों ने बार बार इसको कहा, जो व्यक्ति अब कितना फीस है उसे अप्रोक्सीमेटली जो है कितना प्रतिशत देना है, कि 1 एकड़ है तो 10% या 20% या इस तरह का हमको याद नहीं है, वो देना है। कोर्ट का फीस बढ़ाया है, ये हमें मालूम है। तो इस तरह का जो है दमन और शोषण किया जा रहा है यहाँ के आदिवासियों को। हम इसलिए भी हेमंत सोरेन को कहते हैं कि वो सरकार में बड़गाय मौजा, याद आ गया, बड़गाय मौजा। तो हेमंत बाबू कोई भी चीज़ में जो है यहाँ पर, अभी तुरंत देखिए मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, ये हमारे चंपई सोरेन जी जैसे जेल से निकले 15 दिन भी नहीं हुआ लगता है, तुरंत जो है सीट पर हटा करके बैठ गए। इतनी क्या जल्दी थी, वो भी अच्छा काम कर रहे थे। इसका मतलब है राज्य में आदिवासियों के लिए मूल्यों की राजनीति नहीं हो रही है, यहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सत्ता में रहूँगा, ट्रांसफर पोस्टिंग करूँगा, खाऊँगा और रहूँगा। झारखंड में कई ऐसे मामले हैं जिन पर कि झारखंड आदिवासी पार्टी क्या सोचती है। आप उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर थोड़ा सा हमें बताइए। मुख्यमंत्री के जो उत्तराधिकारी कह लेते हैं एक तरीके से, उसी तरीके से घूम रहे थे पंकज मिश्रा, उनके ऊपर पहला आरोप आता है, और वो जमीन से पहले एक मामले में जाते हैं जिस मामले का नाम था रूपा तिर्की। झारखंड में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? एक थानेदार अगर उनकी बॉडी अगर लटकी हुई मिलती है तो झारखंड में आम महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? देखिए, जहाँ तक रूपा तिर्की का मामला है, हमने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, वो संदिग्ध है और सीबीआई ने उसको क्लीन चिट दिया है उसको कि भाई नहीं, वो आत्महत्या की थी। लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ पर डेली आदिवासी महिलाओं के बलात्कार हो रहा है, पुलिसिया दमन हो रहा है। पुलिस कभी भी महिला सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे चीज़ को, अभी हाल में आदिवासी बच्ची को बलात्कार हुआ था, जगन्नाथ मेला जो है करके आ रही थी यहाँ पर रातू में, इटकी में, उसको FIR लॉन्च नहीं कर रहा था यहाँ के पुलिस। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो मीडिया में नज़र नहीं आता है। लेकिन हाँ, सरकार के पास है सब आंकड़ा, लेकिन सरकार संवेदनहीन है, संवेदनशीलता के साथ काम नहीं कर रही है जो महिला के संदर्भ में। और दूसरी बात आपने कहा कि पंकज मिश्रा के संदर्भ में, तो यहाँ पर 1000 पंकज मिश्रा होंगे जो खनन लूट रहा है, मुख्यमंत्री को आगे करके ज़मीन लूट रहा है, और उसी कुछ नहीं हो रहा है।
तो हमारा जो आदिवासी पार्टी का जो उद्देश्य है, मूल्यों की राजनीति करना है। यहाँ पे आदिवासी और मूलवासी आवाम को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से डेवलप करना है। जो उनकी जो समस्या का समाधान कैसे होगा, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, छोटे उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भाषा संस्कृति के क्षेत्र में और कला संस्कृति के क्षेत्र में, ये सभी मुद्दे पर संपूर्ण क्रांति करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी आई है। क्योंकि यहाँ फिल्म बनते हैं, किसके बनते हैं? महाराष्ट्र के बनते हैं, बाहर के लोग बनते हैं। तो आपको नीतिगत जो फैसले हो करना पड़ेगा कला संस्कृति खेल को लेकर के, वो झारखंड के संदर्भ में करना होगा, तभी झारखंड आगे बढ़ेगा। चाहे जो भी बाहर के लोग रहते हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुनियादी सवाल है या झारखंडियों का, आदिवासी मूलवासियों का, उसकी हक मिलनी चाहिए। लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए कहना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री A to Z एक भी नीतिगत फैसले किए हों तो आप बता दें। पिछले 15 मिनट से जितने हमने बातचीत की है, आपने कहा कि ये क्रांति चाहिए, वो क्रांति चाहिए। आपने सड़क पर कितनी क्रांति की है? आपने कहीं पर जा करके पब्लिक के लिए कभी आंदोलन किया है? मैंने बहुत आंदोलन किया। कोई एक बताइए। नंबर 1, परिसीमन जो घट रही थी, आदिवासियों के सीट घट रहा था 2007-8 में, तो दिल्ली में हमने जाकर के आंदोलन किया। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में, हाँ, झारखंड की मैं आदिवासी मसले पर बोल रहा हूँ। हाँ। और झारखंड में CNT एक्ट का जो आंदोलन था, जिसमें से तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, CNT एक्ट को संशोधन करना चाह रहा था। एग्रीकल्चर ज़मीन को जो है कॉर्पोरेट घरानों को देना चाह रहा था। उसके लिए हमें लगता है कि 3 से 4 साल आंदोलन किए। हम लोग केस हम थाना पे बंद कर दिया गया था, रैलियाँ किए थे पूरे, यहाँ पर गोली चली खूंटी में, हमारे लोगों पर गोली चलाया गया। तो इस तरह के जो आंदोलन, बड़ी आंदोलन ये हमारा ये था, ये बहुत हमने किया है। नगरी में ज़मीन छीना जा रहा था उसमें 2011-12 में, उसमें हम लोग आंदोलन किए। तो ऐसे हमारा उपज आंदोलन से ही है। और स्थानीय नियोजन नीति के बारे में तो हम लगता है रोज़ कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो इसलिए जो है आंदोलन की ही उपज हम लोग हैं। परासी रुंगटा में क्या हुआ था? हाँ, परासी रुंगटा का ज़मीन है। आपको जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में रांची राजधानी जो है उससे थोड़ी दूर एक तमाड़ जगह पड़ता है, वहाँ पर परासी रुंगटा की एक कहानी है, बताइए। हाँ, परासी गोल्ड ब्लॉक, सोना ब्लॉक उसको नाम दिया गया था। और ये सोने का खदान। हाँ, सोने का खदान। और तमाड़ में ही थे वो। और हम समझते हैं कि पूरे प्रखंड वो समाप्त हो जाता, इतना ये था। तो हम लोगों ने इसको, हमारा एक ही डिमांड था कि आप समता जमीन लागू करिए, सोना ले जाइए, जल जंगल जमीन जा लागू करिए, हाँ, सोना ले जाइए, लेकिन हमको मालिकाना हक दीजिए और संविधान के सम्मत दीजिए। हमें मारिए, जल हमारा, जंगल हमारा, ज़मीन हमारा, तो पहला हक भी हमारा हक भी। तो सोना आप ले जाओ, लेकिन पार्टनरशिप बनाओ। तो वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समता जजमेंट के आधार पर राज्य सरकार कानून बनाए। लेकिन इस पर भी राज्य सरकार, कोई भी सरकार नहीं बनाती है। तो उस आंदोलन को हम लोगों ने किया और राज्यपाल को मेमोरेंडम दिया, बंदी भी किए हम लोग। उसके बाद रुक गई वो। तो ये आपकी एक उपलब्धि कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उपलब्धि नहीं, हम जनताओं की उपलब्धि। मैं उसके नेता थे, हम लोग बहुत सारी जनता के साथ काम करते थे। ये तो एकदम नेता वाला जवाब हो गया आपका। नहीं, नेता वाला नहीं, वो जनता की। सरना धर्म कोड एक हीटेड मुद्दा है झारखंड में। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, उन्हें सिर्फ पता है कि कुछ सरना धर्म कोड है। हम चाहते हैं कि आप हमें समझाइए, हमें यानी कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें समझाइए कि सरना धर्म कोड क्या है और क्यों ज़रूरी है। देखिए, देश में हम लोग 781 जनजाति हैं और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ सबका जनगणना होता है। हिंदू का एक कॉलम में आता है जिसका 1 नंबर है, मुस्लिम का आता है 2 नंबर है, ईसाई का आता है 3 नंबर है, जैन का नंबर है 4 नंबर है। तो इस तरह का 6 नंबर तक कोड दिया गया। कोड का मतलब होता है देश की जनगणना विभाग में 1 नंबर में कौन है इसकी अंकित की जाती है। तो हमारा भी डिमांड है 7 नंबर में पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक कॉलम हो, सरना धर्म कोड हो चाहे आदिवासी कोड हो। क्योंकि कॉलम मिलने से क्या होगा कि मेरी जनसंख्या कितना है पूरे देश में ये हमें पता चलेगा। क्या करेंगे जान के बजट बनता है। हाँ, ये जो जनसंख्या की जान के क्या करेंगे, जनसंख्या से ही बजट बनता है कि कितनी राशि दी जाए। दूसरी बात, धर्म कोड का, सरना धर्म कोड मिले या आदिवासी धर्म कोड मिले तो हमें धार्मिक न्यास बोर्ड का भी गठन होगा। जैसे
हिंदू न्यास बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, सभी के लिए आप वोट दे दिए हो और हमारे लिए नहीं दिए हो। और आरक्षण जो लेते हैं उसे सही पता चल जाएगा कि कौन प्राकृतिक पूजक है, कौन क्या है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मैं कहना थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए, बहुत बड़ी लाइन आपने बोली है, हम नहीं चाहते कि ऐसे ही चला जाए कि कौन प्राकृतिक पूजक है और कौन क्या है, इसको थोड़ा सा और समझाइए। देखिए, मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, कुछ बात को बचते हुए बोलूँगा, हमारे लिए सब नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे दो लोग बात करते हैं आपस में। लेकिन आदिवासी हम किसको मानते हैं? जो प्रकृति की पूजा करते हैं, इस धरती पर सबसे लंबे समय से मौजूद हैं, जमीन पर जिनका सबसे पहला हक है। सिंगमोंगा की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, और जो जिसको देखते हैं नहीं दिखाई देता, अपने नेचर का पूजा करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो इस चीज़ों से दूर भागते जा रहे हैं। ठीक है ना, नेचर से दूर भागते जा रहे हैं। तो मूल जो आदिवासियों का है, तो कोर्ट से ही पता चलेगा कि यस ये आदमी सही है। ठीक है ना, इसलिए हमें धर्म कोड चाहिए, सरना धर्म कोड चाहिए। झारखंड में आपका पूरा नाम प्रेम शाही मुंडा है ना? आपका टाइटल है मुंडा। कभी गौर किया है आपने झारखंड में जो आदिवासी हैं या फिर जो मुंडा हैं, स्पेशली मैं आप ही के एग्जांपल लेकर बात कर लेता हूँ, आपकी संख्या कम हो रही है। बीजेपी के एक नेता है निशिकांत दुबे, बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है? बिल्कुल गौर किया। क्या रीज़न दिखा है आपको इसके पीछे? रीज़न बहुत बड़ा रीज़न है, और इसमें मैं अपने समाज का भी रीज़न मानता हूँ और सरकार को भी मानता हूँ। क्योंकि जो हमारे आदिवासी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है, सरना समिति, पढ़ा समिति, माझी परगणे महाल, वो सब, ये लोग क्या करते हैं कि आदिवासी जैसे हमारी बेटी हुई, कोई मुसलमान आके उसको रख लिया या कोई अनजाति रख लिया, तो दबाव नहीं देते हैं, रिवोल्ट होना चाहिए। और वो क्या करता है कि हमारे नाम पर चुनाव लड़ता है, बीबी को लड़वाता है, मुखिया बन के घुस रहा है। निशिकांत दुबे कुछ गलत नहीं बोले हैं, यदि जो बात सही बोले हैं, भले इस पर राजनीति करना हो, मैं राजनीति की पार्टी होने के बावजूद भी मैं सत्य बात को बोल रहा हूँ। अन्य जाति लोग भी किए हैं, कुछ लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू लोग भी किए होंगे, बहुत सारे बातें आई है। लेकिन देखते हैं कि जो डेमोग्राफी की जो बात हो रही है, जो मुंडा चाहे आदिवासी को गैर आदिवासी लोग शादी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए पहला गलती हम लोग का है। दूसरा गलती सरकार कि कोई बाहर से यदि कोई आ रहा है बांग्लादेश से, तो रोकने वाले कौन है भाई? और समाज के लोग इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इसको बहुत व्यापक धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। धर्म मतलब मान लीजिए सरना धर्म वाले लोग हैं, तो हमारे सत्संग नहीं होता है, सत्संग होकर सिखलाना पड़ेगा बाल बच्चे को कि उससे मत तुम शादी मत करो। और यदि शादी हो भी, तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से कि जो भी हमारी बहन शादी करती है, तो स्वतः आरक्षण समाप्त हो जाए, जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा, या तो पहले से ही नहीं मिलता है, लेकिन जान और बेटा करे तो नहीं, बेटा भी करे तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आदिवासी एक अलग, हम आपके ही पूर्वज हैं, सुन लीजिए, मैं अलग नहीं हूँ। आदिवासी कहने का मतलब आदिकाल से रहने वाले धरती पर जो भी लोग हैं, सभी के सभी आदिवासी। हाँ, आदिवासी मतलब हमारा नस्ल है, पुराने लोग हैं। किताबों में क्लास 3-4 में हम पढ़ा करते थे अर्ली मैन, तो सभी के सभी आदिवासी हैं। हमारे से निकला है ना, हमारे से सब निकले हैं लोग। जी, अब देखिए, ऐसे हमको कहना तो नहीं चाहिए, हम कोई पत्रकार नहीं है, लेकिन मेरा इसमें एक अपना ओपिनियन, अगर आपकी इजाज़त है तो उसको रखना चाहेंगे। रखिए। आपने कहा कि कोई अगर महिला है या पुरुष है, जो अन्य जाति के लोग आते हैं, शादी कर लेते हैं, इसका दूसरा पक्ष है, आपने इस बात को रखा है, ये उसी का दूसरा पक्ष है। भारत का संविधान आपको ये इजाज़त देता है कि आप भारत के किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति, किसी भी उम्र, किसी भी रंग के व्यक्ति के साथ शादी करके या बिना शादी के भी रह सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ भारत का संविधान ये कहता है, दूसरी तरफ आपकी धार्मिक मान्यताएं जो आप कह रहे हैं वो कहती हैं। अगर हम कोई न्यूट्रल व्यक्ति हैं, हम किस तरफ जाएं? देखिए, आपका कहना सही है कि कोई भी आदिवासी, ये समझने के लिए मैं समझ गया कि कोई भी आदिवासी बच्ची कहीं शादी करती है तो उसका मान्यता नहीं देंगे, सरकार तो देती है। आपका कहना ये है जी। तो मेरा है कि आप शादी करो, लोग मतलब ये देश साधनों को मत, हाँ, देश का जो संविधान में सबको शादी करने का है। मैं किसी
कि बेटी से शादी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है हमारे देश में। लेकिन जो आदिवासियों की जो परंपरा है, परंपरा जो कोलैप्स करेगा, समाप्त हो जाएगा, रूढ़िवादी परंपरा समाप्त हो जाएंगे, हमारी व्यवस्था समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पूरे देश में यदि ज़मीन का मालिकाना हक है तो हम लोग का है, रसीद काटते हैं हम लोग, ऐसा पूरे देश में नहीं है। तो अलग विशेष कानून दिया गया है हम लोगों का। तो जो हमारी जो आदिवासी का जितने भी कानून बने धर्म पर बना है, रूढ़िवादी परंपरा, डोकलो सोहोर, उसकी सिस्टम को देखते हुए मानकी मुंडा परिगणित है। और पहला आंदोलन भी भारत का 1855 में जो हुआ था वो जमीन के टैक्स को लेकर ही हुआ था। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, सिद्धो कानों के भोगनाडी वाले जमीन पर। तो आपका ये कहना है कि अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन जीना है, आप जिए, हमारे संसाधनों को और कल्चर पे हमला नहीं कीजिए। बिल्कुल। कैसे होता है ये हमला कल्चर और संसाधन पे? देखिए, हमारे जो बाल बच्चे होते हैं आदिवासी, भोले भाले होते हैं जी। कोई भी आ गया भला फुसला करके उसको ये किया, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले कहा था कि हमारी समाज की कमजोरियाँ हैं, बहुत चीज़ों को हम ट्रेन नहीं कर पाते हैं, हमारी महिलाओं को नहीं कर पाते हैं, भाइयों को नहीं कर पाते हैं। आदिवासी क्या है, आदिवासी कल्चर क्या है, आदिवासी कौन सिस्टम में रहता है। और कोई भी आकर के बाला फुसला के ले जाता है, बाला फुसला के ले गया तो कोई बात नहीं भाई, चलो भारत की संविधान इजाज़त देता है तुमको, अब लेकिन तुम मुखिया बनने आ जाओगे। ये कहाँ बताइए, क्या संविधान है भाई? मुखिया बनने जाओगे, उसका ज़मीन देखो, ज़मीन बना करके अपार्टमेंट बना लोगे। तो मेरा यही दोष है कि आप शादी करो, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमारे जो है विरासत को, हमारी परंपरा को, हमारे सिस्टम को कुटाघात करोगे तो हमें लगता है कि इस पर चोट पहुंचता है। और इसके लिए हमें नहीं, देखिए आदिवासियों के संरक्षण के लिए गैर आदिवासी लोग बेसिक कानून बनाए हैं। देश के संविधान में कौन संसद है, बेसिक गैर आदिवासी हैं। तो सबसे बड़ा देन है, हमेशा संरक्षण दिया गया है। तो हम समझते हैं कि इसको और क्योंकि आदिवासी आदिकाल से चले आ रहे हैं और उनकी विरासत, उनकी दर्शन, आदिवासी दर्शन से पूरी दुनिया बच रहा है। क्योंकि प्राकृतिक नेचर हम लोग बचाने वाले व्यक्ति हैं, उसको समाप्त कर दोगे सब समाप्त हो जाएगा। झारखंड घूमे हैं आप? हाँ, घूमे, 6 के 6 डिवीज़न घूमे हैं। संथाल परगना घूमे हैं? घूमे हैं। संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो भारत के टॉप क्षेत्र में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी जो महिलाएं और जो बच्चियां, जो लड़कियां हैं, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। ऐसा कहा जाता है कि लोग काम के बहाने, बाहर अच्छी नौकरी के बहाने बच्चियों को ले जाते हैं, फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम में धकेल दिया जाता है जबरन या पैसे के मोह में। कितना सहमत हैं इस बात से आप? 100% सहमत हैं। ये संथाल परगना कहीं नहीं, हम सिमडेगा के क्षेत्र में चले जाइए, रोज़ यहाँ की महिला जा रही हैं। और इसका सबसे बड़ा दोष है यहाँ की सरकार और समाज के लोग। क्योंकि जब संघीय ढांचा में स्टेट बनता है तो रोज़गार का प्रश्न होता है, ताकि पलायन ना हो। हाँ, पलायन नहीं हो। रोज़गार का आपने काम नहीं किया, आप चिंतन नहीं किए कि ग्रामीण विकास को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे छोटे छोटे उद्योग बना करके हम समायोजन करेंगे, ये कभी आपने सोचा नहीं। आज ट्रैफिकिंग हो रहा है और अपने लोग कर रहे हैं, दिल्ली में जाते हैं और बच्चा लेके आते हैं। प्रोस्टिट्यूशन तो होता ही है, मतलब विभिन्न प्रकार के प्रताड़ित किया जाता है। और ये आज भी चल रहा है। आप सर्वे करेंगे तो ट्रेन में डेली पलायन हो रहे हैं रोज़। और इसी का कारण है कि आदिवासी डेमोग्राफी ख़त्म हो रहा है और आदिवासी की संख्या घट रही है। कोई पलायन कर रहे हैं, कोई कुपोषण के शिकार से मर रहे हैं, कोई वाइन पी के मर रहे हैं। तो देखिए, जब तक इस पर बहुत व्यापक क्रांति करने की आवश्यकता है सभी पार्टियों को मिल करके। क्या तरीका है कि इसको रोका जाए? इसका एक ही तरीका है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के तौर पर पूरे सर्वांगीण विकास के लिए काम करें और संपूर्ण क्रांति, मतलब सभी विभागों में क्रांति, नौकरी कैसे दिया जाए, वो कारोबार पे कैसे डेवलप करें, उसको कैसे सिखाया जाए, इस सभी चीज़ों को काम करने के साथ। प्रेम शाही मुंडा मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल। अगले 5 मिनट आप हमको बताइए कि आप क्या एक चीज़ करेंगे जिससे पलायन रुक जाए? मैं सबसे पहले रोजगार की नदियाँ बहा दूंगा। नदियाँ नहीं बहाना है सर, बताइए क्या करिएगा? मैं करूंगा सबसे पहले ग्रामीण विकास के लिए काम करूंगा और गांव में ग्राम सभा को मजबूत करूंगा। ठीक है। हाँ हाँ, ग्राम सभा को मजबूत करूंगा। हाँ। और जो पेशा कानून के 29 अधिकार दिए गए हैं जो लागू नहीं हुआ है, पुल पुलिया बनाना, बालू घाट की नीलामी, जमीन के मसले पर वहाँ समाधान, तो उस सभी समाधानों को हम लागू करेंगे तो पलायन स्वतः रुक जाएगा। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज पहले से हैं झारखंड में। आपसे ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पे भी हम चाहते हैं कि आपकी क्या विचारधारा है।
हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज पहले से हैं, बियाडा, रियाडा, तुपुदाना चले जाइए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की इंडस्ट्री यहाँ पे है, बंद हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के 24 शासक सत्ता में रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे कोई हो। देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री की ही संभावनाएं हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा छोटे छोटे उद्योग भी लगाना होगा। इसके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाना होगा, क्योंकि देखिए झारखंड की संदर्भ में बात करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किए बिना डेवलप नहीं होगा। अब लेकिन आप अडानी को बुला लीजिएगा, रुंगटा को बुला लीजिएगा, आप ऐसे पॉलिसी बनाए उद्योग क्षेत्र में कि आम आदमी भी 100 करोड़ का इंडस्ट्री लगा सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट गारंटी बने, क्योंकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, ये आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी के साथ साथ आप गैर आदिवासी को ही जो झारखंड के लोग हैं उसके लिए स्पेशल पैकेज के साथ यहाँ डेवलप करें। हाँ, जहाँ बड़ा मैकेनिज्म हो, बड़ा इंडस्ट्री हो तो बाहर को दें, लेकिन मान लिया जाए कि आप उद्योग कर रहे हैं गिट्टी का, आप दीजिए। कोई चीज़ बनाना हो यहाँ पर आयरन ओर है, उसके लिए करिए, यहाँ लोकल भी कर सकता है, लेकिन सब बाहर को दे रहे हैं पैसा लेकर के। तो हम ये चाहते हैं कि ये औद्योगिक नीति के लिए स्पेशल पॉलिसी जापान की तरफ करना होगा कि छोटे छोटे बना करके यहाँ जो है हींग से लेके हल्दी तक, चोल से लेके वर्दी तक, बिल्कुल हमारे जमीन पे हम हूँ। आप क्या बात करते हैं, यहाँ मेडिसिन प्लांट इतना डेवलप है, एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित पौधे, आप जहाँ देख रहे हैं पौधे, वो गिलोय का खेती है, जा लीजिए आप, बगल में है 20 किलोमीटर किनारे, वहाँ गिलोय मिलेगा जंगल में, जो बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, फायदेमंद होता है। आप जितने चीज़ देखते हैं, हम तो ये बात कर रहा था कि सरकार, कोई भी सरकार, जो यहाँ पर एक बोर्ड होना चाहिए था मेडिसिन प्लांट का, एरोमेटिक प्लांट का, मतलब सुगंधित पौधे शोध संस्थाओं का, इस पर भी काम नहीं कर रहा है। प्लान कैसे करेगा? जंगल में जितने देख रहे सब दवा है, लेकिन इसके लिए भी काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब, एक तो उद्योग की नीति बने एग्रीकल्चर के लिए, और एक उद्योग की नीति बने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, औद्योगिकरण के लिए। हाँ, औद्योगिकरण के लिए। मेरे पास एक प्लान है, आप बताइए कैसा है। कैसा हो कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा है, मेरे जैसा, मेरे उम्र का, वो कोई प्रोजेक्ट लेकर के जाता है प्रोडक्शन का, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाए, गवर्नमेंट से वो पैसा मांगे कि गवर्नमेंट हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमें कोई करना है, लोन उसको नहीं मिल पाता है। इसको सिंगल विंडो सिस्टम करना चाहिए, जैसे आदिवासी को लोन नहीं मिल रहा है या गैर आदिवासी लोन के, या तो आपको लोन तब मिलेगा जब आप उसमें कुछ कोलेटरल रखेंगे, या फिर तब मिलेगा, या फिर मिलेगा ही नहीं, या तो कोलेटरल या तो कुछ नहीं, या फिर आपका क्रेडिट। सरकार चाहेगी तो सब कुछ हो सकता है। आप TCDC में, जो ट्रैवल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, आप 25 लाख का लोन दे रहे हैं, गाड़ी के लिए उसमें ग्रांटर नहीं है। तो इसी को व्यापक ढंग से एक बोर्ड बनाना चाहिए औद्योगिक विकास के लिए। उद्योग में सब उद्योग रहेगा, आदिवासी भी रहेंगे, गैर आदिवासी भी रहेंगे, और बैंकर से बैठक करके उसको आदेश दे कि तुम लोन दो, और ग्रांटर हम लोग बनेंगे, आदिवासी के लिए ग्रांटर हम बनेंगे। अब इसके प्रोविजन किया गया, तो इसके लिए आप देखिए बहुत सारे लोन लेता ही नहीं है यहाँ लोग, यहाँ तो जमीन का कारोबार बढ़ गया। तो हम ये कहना चाहते हैं, सरकार चाहेगी तो कर लेंगे, लेकिन हम लोग का जो भारत आदिवासी पार्टी का प्लान है कि आदिवासियों के मुद्दे के साथ साथ जो इंडस्ट्री डेवलप हो, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हो, झारखंड वासियों के लिए हो। उद्योग और व्यापार का कोई जात नहीं होता है। यहाँ पर करने के साथ साथ बाहर वाले यदि आते हैं तो टाइप करके काम करें, और बैंक का जो लोन का सिस्टम गवर्नमेंट चाहेगी तो हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है राजनीति की इच्छा शक्ति नहीं है, विकास की इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए सब इंडस्ट्री डेड हो जा रहे हैं। सरकार के बजट तब फायदेमंद है ना जब कोई आदिवासी किसी दूर पहाड़ की तलहटी में जिसका घर है वो भूखे नहीं सोए। सरकार की शिक्षा व्यवस्था तब फायदेमंद है ना जब दूर किसी संथाल परगना के किसी जंगल में किसी आदिवासी का बच्चा रात को पढ़ाई कर सके, उसको पता हो कि हमने जो पढ़ाई की है उसमें राष्ट्रगान कौन सा है। अंग्रेजी में ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, सेब यानी कि एक फल होता है जिसमें कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि जो हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, उसको ये पता होना चाहिए ना। हमारे यहाँ क्या शिक्षा व्यवस्था वैसी है जो जंगलों की तलहटियों में बच्चों को पढ़ा सके। आज भी मैं आपको बता दूं कि मेरा एक 5 साल का पत्रकारिता का क्षेत्र रहा है। खटिए पर आदिवासी महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो हॉस्पिटल जाती हैं। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? इसका शिक्षा, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? ना, आप उस शिक्षा के आधार पर ही चेंज कर सकते हैं इसको। और सब मैकेनिज्म है यहाँ सरकार के पास, लेकिन नहीं कर पाती है। लेकिन हम लोग जो दूर गांव में स्कूल कैसे डेवलप हो, स्कूल कैसे बने, इसके लिए प्लानिंग करना होगा। क्योंकि गांव में अभी भी आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का अभाव है, स्कूल कैसा है,
और हम जैसे केजरीवाल ने बहुत अच्छा शुरू किया जो दिल्ली मॉडल है हाँ, शिक्षा का, कि आप अंग्रेजी मीडियम को पढ़ाने से नहीं होगा, वैसे लोगों को अंग्रेजी मीडियम में लाना, माहौल पैदा करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्कूल को ही आप उस तरह का बनाएंगे। एक्चुअली यही आपसे सुनना भी चाहता हाँ हाँ। स्थानीय नीति पे आते हैं। आप झारखंड के निवासी भी हैं और फिलहाल जो राजनीति है आपकी भारत आदिवासी पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। स्थानीय नीति को लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल हुआ झारखंड में, आप क्या कहते हैं, कौन है स्थानीय? देखिए स्थानीय नीति कैसे लागू हो? देखिए इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो लड़ाई है कोई बाहरी भीतरी लड़ाई नहीं है। जो अलग राज्य के बाद जो बुनियादी सवाल है, स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए था यहाँ कि नियोजन यहाँ के आदिवासी मूलवासी को मिले। बाहरी भीतरी का कोई झगड़ा नहीं है। अरे बाहरी भी तो बोल रहा है कि स्थानीय नीति लागू करो, बीजेपी भी बोल रही है, कांग्रेस भी बोल रही है, बना क्यों नहीं रहो, किसकी दोष है, क्यों नहीं बन रहा? इसलिए कि सब राजनीति लोग मुद्दा खत्म हो जाएगा तो लड़ेंगे कहाँ पर? 32 का खतियान करो, 32 खतियान हो नहीं सकता है, देश 47 में आजाद हुआ था। हाँ, खतियान के आधार पर हो सकता है। तो इस तरह की बात जो है इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण से बैठक करके हमें लगता है कि चिंतन करना चाहिए कि खतियान के आधार तो ठीक है भाई, संघीय व्यवस्था है, यहाँ आदिवासी भी रहेंगे, मूलवासी भी रहेंगे और बाहरवासी भी रहेंगे, क्योंकि देश के अंदर हम लोग हैं ना, संविधान के अंदर हैं, हम भी जाके दिल्ली में नौकरी करते हैं। हाँ, लेकिन स्थानीय नियोजन नीति ऐसा बनना चाहिए जो झारखंड के हितों के लिए हो, आदिवासी मूलवासियों के लिए हित हो, लेकिन कोई भी न खतियान लागू कर पाया, न नियोजन नीति लागू कर पाया और नौकरी समाप्त हो रहा। 1932 खतियान को कैसा मानते हैं आप? 1932 का खतियान को मैं राजनीतिक स्टैंड मानता हूँ। यदि लागू ही करना है तो खतियान के आधार पर लागू। अगर लागू हो जाए तो वो सही होगा या गलत होगा? 1932 के खतियान पर लागू एक ही जगह होगा, क्योंकि सब जगह खतियान अलग अलग सर्वे हुआ है, कहाँ से होगा बताइए? प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ पर 1932 छोटा नागपुर में हुआ है, तो वहाँ 64 में हुआ है, कोल्हान में, तो क्या क्या हुआ है? तो आप वैसा करने से तो अलग अलग बन नहीं सकता है। तो इसके लिए आप खतियान का आधार बनाइए, आधार बना करके आप, हाँ ठीक है भाई, आपको नौकरी मिलेगी। एक नारा बीच में आया था जो गैर आदिवासी हैं झारखंड में उनके प्रति, और उनके मन में एक भावना ये भी आई कि क्या आने वाले कुछ सालों में उन्हें झारखंड से भगा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या जिस तरीके से सिर्फ आदिवासी की बात हो रही है, मैं अपना जिक्र कर लेता हूँ। मेरे पिता, मेरे दादा के दादा, उनके दादा, मेरी 10 पीढ़ी झारखंड में है, लेकिन हम आदिवासी नहीं हैं। हम मानते हैं कि झारखंड मेरी मातृभूमि है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम भी कहीं और से आए थे। तो क्या हम झारखंड में अगर 10 पीढ़ी बिता चुके हैं, 200-300 साल से यहाँ रह रही है, मेरा परिवार यहाँ अगर रह रहा है, तो क्या हम झारखंडी नहीं हुए? बिल्कुल झारखंडी हैं। हम मुंडा भी हैं, तो हम यहाँ से आए नहीं, हम मोहनजोदड़ो में थे जी, ठीक है ना, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर हम कहीं से आए भी हैं प्रेम सर, तो हम तो बंगाल आए थे, फिर हम बिहारी हुए। जिनका जन्म टेक्निकली अगर देखा जाए तो जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है वो टेक्निकली झारखंडी है, लेकिन क्या ये मेरी धरती नहीं है? आप हमें भगा देंगे? ये सवाल लोगों के मन में है। आपकी विचारधारा इस पे क्या है? आप इस पे क्या सोचते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? मैं अपनी पार्टी की ओर से यही सोचता हूँ कि झारखंड में जो आदिकाल से रह रहे हैं सब झारखंडी है। आप 2 पीढ़ी रह रहे हैं, 3 पीढ़ी रह रहे हैं, सब झारखंडी है। लेकिन हमारा ये सवाल है कि यहाँ के जो भी मूलवासी हैं, 100 वर्ष से रह रहे होंगे, 32 की खतियान मान लीजिए, उसके बाद रह रहे होंगे, तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। और ख़ासकर आदिवासी को तो मिलता ही है। यहाँ के मूलवासी बहुत संघर्ष किए हैं, तो हम चाहते हैं उसको मिले। लेकिन देख रहे हैं कि स्थानीय नियोजन नीति, स्थानीय नीति, खतियान 1932 की राजनीति रह गया है, और हमें लगता है कि आने वाला समय में इसकी धार रहेगी कि नहीं रहेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल से, जो भी नेता इस पर इन्वॉल्व हैं संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इसको समाधान करते हुए आदिवासी मूलवासी को रोजगार दिया जाए और सभी मिलजुल कर झारखंड को विकसित किया जाए, ताकि देश का नंबर 1 स्टेट बने। पत्थलगड़ी के बारे में बात करेंगे, करिए। आपके नज़र में पत्थलगड़ी मूवमेंट कैसा था? पत्थलगड़ी मूवमेंट हम समझते हैं कि अच्छा था। जब ग्राम सभा संविधान के दायरे में कर रहा तो अच्छा था, लेकिन हाँ, अब नोट बनाएंगे, अलग कोड बनाएंगे, बाहरी भीतरी करोगे, तो हम समझते हैं कि संविधान के दायरे में नहीं है। हम करेंगे, हम लड़ाई करेंगे। जब राजनीतिक पार्टी हम बना लिए तो संविधान के दायरे में है।
और संविधान के दायरे में यदि होगा तो ठीक है, क्योंकि पत्थरगढ़ी में लिखा गया था संविधान की कुछ चीज़ें, अच्छी बात है। लेकिन भारत का कानून लागू नहीं हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन आप बोलोगे अलग कोर्ट बनाएंगे, अलग नोट बनाएंगे, तब तो ये तो देशद्रोह है। इसलिए मैं इस पर खारिज करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जागरूकता के लिए पत्थरगढ़ी होना चाहिए। पता है सवाल हमने आपसे क्यों पूछा? नहीं पता। क्योंकि वो लोग भी आदिवासी हैं। हाँ, और आप भी, हमारी बातचीत भी एक भारत आदिवासी पार्टी से हो रही है जिनकी विचारधारा आदिवासी है। इसीलिए मैंने जानने की कोशिश की कि आपका इस पर क्या स्टैंड है। अब अगर आपको वो लोग कुछ बोले कि आपने उनके तरफ से बात नहीं की तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप देख लीजिएगा। ठीक। कुछ चीज़ें हैं जो और जानना है इस साक्षात्कार को ख़त्म करने से पहले। नक्सलवाद का कारण क्या रहा? नक्सलवाद, अब तो खैर बहुत कम जगह ऐसे बचे हैं जहाँ पर नक्सलवाद अभी भी हावी है। जैसे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर जो है, उधर अगर आप चले जाएंगे तो अभी हाल फिलहाल में बूढ़ा पहाड़ को भी फ्री किया गया नक्सलियों से। लेकिन नक्सलवाद का कारण क्या रहा? आप जब मेरे उम्र के थे तब तो ये चरम सीमा पर था। नक्सल किसको कहते हैं ये आप बताइए। नक्सल आप भी हैं, नक्सल हम भी हैं। नक्सल कैसे हम और आप नक्सल हुए? नक्सल कहने का मतलब है कि नक्सलाइट आए कि माओ से तूने शुरू किया था चीन में कि एक हाथ में खाओ, एक बात में हथियार पकड़ो, हथियार मतलब संघर्ष करो। तो वहाँ पर जो है बोलने की आज़ादी नहीं थी, आंदोलन करने की आज़ादी नहीं था। लेकिन आपके यहाँ तो सब आज़ादी है, बोलने का, वोट देने का, ये करने का। तो नक्सलवाद का कहना है कि बंदूक के नोक पर सत्ता पर स्थापित करना, क्योंकि हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, ज़मीन लूटी जा रही है, ये जा रही है। तो इसके नक्सलवाद का सबसे बड़ा समस्या सरकार समस्या का समाधान नहीं करता है। और कौन पुलिस नहीं जानता नक्सल कहाँ है? आदमी ही तो है वो। तो मेरे कहने का यदि समस्या का समाधान आप कर देंगे, जो लोकल मुद्दे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और समाधान नहीं होगा तो हो सकता है कल हमें भी नक्सल बोलें, क्योंकि मैं भी हथियार उठा लूँ। आज पार्टी बना लिया हूँ, समस्या का समाधान नहीं होगा तो हथियार उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है नक्सल की समस्या सरकार है, सरकार का ही समाधान। कहने का मतलब राजनीति ही समाधान है, राजनीति ही समस्या है। इसे नक्सलवाद का समाप्ति करने के लिए आपको सरकार को नीतिगत फैसले करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी को ही नक्सल कहा जाता है ज़्यादातर। तो आता है कोई, मान लीजिए कि मार्क्स लेनिन के हथियार के बल पर सिखलाता है उसको कि नहीं ये करो, तुम्हारी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है सरकार यदि समस्या का समाधान करे तो स्वतः नक्सल समाप्त हो जाएगा। और सरकार के द्वारा बंदूक की गोली से नक्सल समाप्त नहीं हो सकता। आज नक्सल में देख लीजिए, उसमें जाति थोड़ा होता है। बहुत सारे लोग पंडित दौर से चलाता है नक्सल, उससे कौन है तो बंगाली है, ये मुखर्जी, ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि नक्सल न पनपे, कोई भी आतंकवाद नहीं पनपे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, देश डेमोक्रेटिक राइट के तहत ही हम लोग आगे बढ़ें ताकि नक्सल पैदा ना हो। लेकिन हम निवेदन भी करना चाहेंगे, जो हथियार पकड़े हैं, आदिवासी फोर्सेस पकड़े हैं हथियार, कि मुख्य धारा में आकर के, आदिवासी पार्टी में आकर के एक डेमोक्रेटिक राइट को लेकर के डेवलप करें और आदिवासी समाज और झारखंड के विकास के लिए आगे बढ़ें। रांची में आपका घर कहाँ पे है? रांची में घर मेरा अनगढ़ा प्रखंड है। अनगढ़ा है। थोड़ी सी दूर मोराबादी में सहायक पुलिस धरना दे रहे थे। कुछ दिन पहले मिठाई खाए थे और उसके बाद लाठी खाए थे। हर सरकार में आंदोलनकारी लाठी ही क्यों खाते हैं? क्यों लाठी खाने तक नौबत आ जाती है? क्यों झारखंड के बच्चे, पीजीडी टीचर वाले बच्चे, लैब टेक्नीशियन वाले बच्चे सड़कों पर रहते हैं? क्यों झारखंड में ही पेपर लीक की समस्या आती है? क्यों बहाली होने के बाद पता चलता है कि ये भ्रष्ट एग्ज़ाम हुआ था? ये झारखंड में ही समस्या क्यों बार बार आती है? झारखंड में बार बार इस तरह की समस्या इसलिए आती है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां रही है वो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। मान लीजिए कोई धरना दे रहा है तो बुलाइए उसको, कॉल करिए, क्यों धरना में बैठे हो? कोई भी एक आंदोलन कर रहा है, लेकिन ये सब देखने को नहीं मिलता था। हम बिहार में हम देखते थे 1989 में, यदि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी या किसी कर कोई भी आंदोलन बैठते थे डाक बंगला चौराहा में, तो कॉल किया जाता था पटना कि आप बताइए कि समाधान क्या है। यहाँ तो सरकार को जैसा मर्जी वैसा करना है कि यदि आप इस पर कार्रवाई, यदि आप नहीं मानते हैं तो लाठी चला देती है। तो कहने का मतलब ये विचारधाराओं से लेस हमारी राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं। आप कौन विचारधारा से चल रहे हैं? जैसे बीजेपी कोई विचारधारा से चल रही है, कांग्रेस चल रही है,
तो यहाँ की पार्टी का कोई जो परिपक्व जो मुख्यमंत्री होते परिपक्व नहीं है। परिपक्व होते तो डंडा नहीं चला जाता, उसकी समाधान के लिए वार्ता करता। तो इसलिए देखिए इसका सभी बड़ा दोष है विचारधारा का। अब विचारधारा से लेस यदि पार्टियाँ नहीं होगी तो हम भी तानाशाह हो जाएंगे। तानाशाह के माँ का पेट से नहीं खड़ा होता है। जब हमारा ताकत आ गया 20 विधायक हो गया तानाशाह हो गए, और विचारों से लेस होंगे तो ठीक चलेगा। तो इसलिए हमेशा देखते हैं लीक हो जाता है, हमेशा लाठियाँ चलती है, अनेक लाठियाँ चला। तो इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के राजनीतिक सत्ता जो झारखंड को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है और सिर्फ पर सिर्फ जो है उलझाए रखना चाहता है। क्योंकि आज तक झारखंड में जो है 23 वर्ष हुए एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, एक भी नहीं। चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, 3 से 4 महीने बाकी हैं। किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं प्रेम शाही मुंडा झारखंड में? देखिए मैं तो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर में देखना चाहता हूँ कि जो समस्या का जो समाधान नहीं किया है, हमारा भारत आदिवासी पार्टी के जो भी विधायक जीतते हैं, मैं या कोई रहे, कि हम चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए और झारखंड को विकास करने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके आदिवासियत की बात करते हुए हमको एक नया देश में जो है सशक्त झारखंड स्टेट को डेवलप करते हुए भरोसा जता पाएंगे भारत आदिवासी पार्टी के नाम के साथ? आप जो जिनको आप दीकू बुलाते हैं उनके साथ आप समन्वय बना पाएंगे उनसे? उनको ये भरोसा जता पाएंगे कि हम आपके भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। दीकू की जहाँ तक बात आई है कि दीकू का मतलब वो होता है, जिनको नहीं पता, जो हमारे क्लासिकल दर्शक हैं, जो गैर आदिवासी हैं। नहीं, दीकू का मतलब होता है जो हमको शोषण करते हैं। अच्छा। हाँ, दीकू का मतलब बाहरी तो है, हमको आज तक यही पता था। बाहरी होते हैं और शोषण करते हैं। हाँ। मतलब बाहर देखिए आदिवासियों के कल्चर, नया चीज पता चला। हाँ, दीकू का मतलब बाहरी भी हो शोषक भी हो। शोषक को हम लोग दीकू बोलते हैं, बहुत बाहरी मतलब शोषक। मतलब ये गांव है, गांव के बाहर के लोग अरे दीकू है क्या, तो आम बोली चाली में इसको बाहरी बोलते हैं। लेकिन हमको आज तक ये पता था हाँ, कि जैसे हम आदिवासी नहीं हैं तो हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है कि दीकू है। दीकू है, मतलब दीकू में 2 शब्द आते हैं, बाहरी भी और शोषक भी। तो शोषक के लिए कोई और शब्द रख लीजिए। हाँ ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है जनता भगवान होता है, और भगवान होने के साथ हमें पूर्ण विश्वास है हमारा सिंह मोंगा और धर्मेश से कि निश्चित रूप से जो जनता का काम करता है वो भगवान बसता है उसके बाद। इसलिए हमें लगता है कि आने वाला समय में वोट अपार मतों से मिलेगा हमको, और हम ईश्वर से चाहते हैं कि हमारी पार्टी कहे कोई मुख्यमंत्री बने ताकि झारखंड नाश होने से बच जाए। और कल्पना सोरेन कैसी लगती हैं आपको? भाभी हैं ना, राजनीतिक तौर पे भाभी हैं और अपरिपक्व हैं। अपरिपक्व हैं, पता है ना क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अपरिपक्व। क्यों ऐसा कहा आपने? इसलिए कि कल्पना भाभी एक भैया की बीवी है इसलिए बन गई। उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं मालूम है, विकास के पैमाने पर नहीं मालूम है, इसलिए हम उसको अपरिपक्व मानते हैं और परिवारवाद। हेमंत सोरेन का इतना सारा कार्यकाल, मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं, और माननीय चंपई सोरेन जी का छोटा सा कार्यकाल, क्या चंपई सोरेन का कार्यकाल आपको प्रभावित कर पाया? थोड़ा सा प्रभावित करना चाह रहा था शिक्षा पर, भाषा पर, लेकिन उसको समय ही नहीं मिला। तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि चैनल से कि जो उनके छुटे हुए मुद्दे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कर दें। 2 महीना बाकी है, हाई कोर्ट ने उनको पेशा कानून लागू करने बोला है, यदि कर दें तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं। विरोध तब करेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए विरोध तब करेंगे जब आप काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें लगता है कि झारखंड में अभी कोई भी मुख्यमंत्री क्रांतिकारी नहीं हुआ है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे कोई भी हो। आप करेंगे क्रांति अगर आप उस सत्ता पे काबिज होते हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और अब बदल गए तो? बदल गए तो जनता बदला लेगी हमें, जनता आपको बदल देगी। हाँ हाँ। तो अंत में इसको ख़त्म करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने लोगों को या फिर हमारे दर्शकों को या फिर जो झारखंड के लोग हैं उनको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं झारखंड के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र बहुत मजबूत है देश का। अच्छे लोगों को वोट करें, आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, अच्छे लोगों को वोट करें ताकि देश मजबूत हो, लोकतंत्र मजबूत हो और हमारा संविधान मजबूत हो।
तो ये हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी थे। सर ने अच्छा टाइम दिया है हमें, बहुत सारे हमारे मन में सवाल थे और हमने ये जो पॉडकास्ट है ये इसलिए भी रिकॉर्ड किया क्योंकि हम जब इनके ऊपर होमवर्क कर रहे थे तो हमें पता चला कि 6 महीने पहले कोई पार्टी आती है और वो इतने सारे सीट जीत भी जाती है, तो भाई ऐसा क्या नया कर रहे हैं ये लोग। मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद शायद आपको भी इस बात का जवाब मिल जाए कि ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं और किस विचारधारा के साथ कर रहे हैं। बाकी सर आने वाले चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। और आप लोग भी अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ अगर इसमें हमसे गलती हुई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसको प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।